स्टूडेंट्स, अब हम साइंस में चैप्टर नंबर 5 सूक्ष्म जीवों का सामान्य परिचय एवं वर्गीकरण को समझेंगे। बच्चों, लास्ट वीडियोस में हमने समझा था सूक्ष्म जीवों का सामान्य परिचय, सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति, सूक्ष्म जीवों का वर्गीकरण, जिसमें हमने जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, कवक और शैवाल के बारे में पढ़ा था। इसके अलावा हमने हानिकारक और लाभदायक सूक्ष्म जीवों को पढ़ा था। जैसे हानिकारक सूक्ष्म जीव हमें किस प्रकार से हानि पहुंचाते हैं और लाभदायक सूक्ष्म जीव किस प्रकार से प्रतिजैविक दवाइयां बनाने में, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने में, भोजन के रूप में और उद्योग धंधे आदि में सहायता प्रदान करते हैं। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कुछ सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाली बीमारियां, जिसमें हम स्पेसिफिकली पढ़ेंगे आज मच्छरों द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाई जाने वाली बीमारियां, जिसमें मच्छर वाहक का कार्य करते हैं। वो बीमारियां होती तो जीवाणु, विषाणु या प्रोटोजोआ के द्वारा हैं, बट उसका जो वाहक है वो मच्छर होता है। तो आज हम उन बीमारियों के बारे में पढ़ेंगे। अब हम मच्छरों द्वारा होने वाला रोग डेंगू के बारे में समझेंगे। तो बच्चों, डेंगू जो है वो एक विषाणु द्वारा होने वाला रोग है, ठीक है। और डेंगू रोग के जो विषाणु होते हैं वो एक टाइगर मच्छर यानी एडिस एजिप्टी के काटने से स्वस्थ मनुष्य में पहुंचते हैं। बच्चों, डेंगू रोग से पीड़ित व्यक्ति में के सिम्टम है, उसको हाई फीवर आता है, हेडेक होती है बहुत तेज, और आंखों में दर्द, और बहुत सारे केसेस में बॉडी पर कुछ दाने दाने या फिर चकत्ते जैसे से निकल जाते हैं, और बहुत सारे केसेस में नाक, कान या मुंह से भी ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है। तो बच्चों, इस रोग के रोगी को प्रॉपर रेस्ट करना चाहिए और एक कुशल डॉक्टर से परामर्श लेकर के उससे उपचार कराना चाहिए। अब हम समझेंगे मच्छरों द्वारा होने वाला रोग चिकनगुनिया के बारे में। तो बच्चों, चिकनगुनिया जो होता है वो भी टाइगर मच्छर यानी एडिस एजिप्टी के काटने से ही होने वाला रोग है। इस रोग में रोगी को भी हाई फीवर आता है और इसमें जॉइंट्स पेन करते हैं, और बहुत बार ऐसा होता है कि जॉइंट्स में स्वेलिंग भी आ जाती है, ठीक है। तो चिकनगुनिया से पीड़ित व्यक्ति को भी प्रॉपर रेस्ट करना चाहिए और डॉक्टर से उपचार कराना चाहिए। नेक्स्ट, मलेरिया। तो बच्चों, मलेरिया जो होता है वो प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ द्वारा होने वाला रोग है। इस रोग का जो वाहक होता है वो होता है मादा एनाफिलीज मच्छर। तो जब मादा एनाफिलीज मच्छर मलेरिया से पीड़ित किसी व्यक्ति को काटती है तो रोगी व्यक्ति के रक्त के साथ साथ प्लाज्मोडियम जो होता है वो भी मच्छर के शरीर के अंदर आ जाता है, और जब ये मच्छर किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटता है तो प्लाज्मोडियम स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में पहुंचा देता है, जिससे कि स्वस्थ व्यक्ति भी मलेरिया रोग से ग्रसित हो जाता है। इस रोग के सिम्टम होते हैं कि इसमें सीवियर बॉडी एक होता है और फीवर आता है तेज। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से इन रोगों के संक्रमण होते हैं। मतलब ये जो रोग हैं ये एक व्यक्ति से या फिर एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे पहुंच जाते हैं। तो संक्रमण के तरीके हैं संक्रमित व्यक्ति के द्वारा। अब बच्चों, संक्रमित व्यक्ति से रोग एक स्थान से दूसरे स्थान या दूसरे व्यक्तियों में कैसे फैलता है। तो बच्चों, जब मच्छर किसी संक्रमित व्यक्ति को काटता है तो संक्रमित व्यक्ति के ब्लड से उस रोग के कीटाणु अपनी बॉडी में ले लेता है, और जब वही मच्छर जब दूसरे किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटता है तो उस रोग के कीटाणुओं को उस व्यक्ति के बॉडी के अंदर डाल देता है, जिससे कि स्वस्थ व्यक्ति भी संक्रमण का शिकार हो जाता है। तो इस प्रकार से मच्छर इस रोग को फैलाने का काम करते हैं। इसके बाद सेकेंड नंबर पर आता है वायु द्वारा। तो वायु द्वारा कैसे होता है? जब बच्चों सर्दी, जुकाम या इन्फ्लुएंजा से पीड़ित व्यक्ति और किसी भी खुले स्थान पर या फिर बिना अपनी नोज को कवर करे हुए छींकता है या खांसता है तो उस बीमारी के जो भी जर्म्स होते हैं वो सब हवा में फैल जाते हैं, और जब एक स्वस्थ व्यक्ति उस वायु में सांस लेता है तो वह व्यक्ति भी संक्रमण का शिकार हो जाता है। इसीलिए हमेशा छींकते समय या फिर खांसते समय अपने मुंह को हमेशा कवर करके रखना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक आता है दूषित जल द्वारा। तो बच्चों, दूषित जल के द्वारा भी संक्रमण फैलता है। जब जाने अनजाने में हम दूषित जल पी लेते हैं या फिर दूषित जल का प्रयोग अपने बॉडी पर कर लेते हैं तो उससे भी उस बीमारी के कीटाणु हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, जिससे कि एक स्वस्थ व्यक्ति संक्रमण का शिकार हो जाता है। नेक्स्ट है मिट्टी द्वारा।
तो बच्चों प्रोटोजोआ की बहुत सारी प्रजातियां होती हैं जो कि मिट्टी में पाई जाती हैं, और उस प्रकार की मिट्टी में जब सब्जियां या फल फूल उगाए जाते हैं और उनका हम सेवन करते हैं तो वो प्रोटोजोआ या फिर उसका संक्रमण हमारी बॉडी में पहुंच जाता है और हम भी संक्रमित हो जाते हैं। टॉपिक आता है कि इस प्रकार के संक्रमण को रोकने के उपाय, मीन्स वो संक्रमण जो कि मच्छरों द्वारा फैलाए जाते हैं उनसे किस प्रकार से बचा जाए। तो बच्चों मार्केट में ऐसे बहुत सारे स्प्रे आते हैं जो कि मच्छरों को नष्ट करते हैं, बट इन स्प्रेज को हमेशा यूज़ करने से पहले ध्यान रहे कि वो जो स्प्रे हैं वो हमारे लिए हार्मफुल नहीं होने चाहिए। इसके अलावा वैक्सीनेशन, यानी कि जो भी वैक्सीन डॉक्टर आपको सजेस्ट करते हैं उसका प्रॉपर यूज़ करके, और जबकि स्पेशली जबकि छोटे बच्चे हैं उनका एज वाइज टीकाकरण कराना चाहिए ताकि वो आगे चल के उन बीमारियों से बचे रहें। इसके अलावा दूषित जल के प्रयोग से भी बचना चाहिए, क्योंकि गंदा पानी पीने से या प्रयोग करने से अनेक प्रकार के गंभीर रोग होते हैं। इसके अलावा बच्चों मच्छरों से बचने के लिए बहुत सारे उपाय हैं जो कि अपनाए जाने बहुत ही आवश्यक हैं, जैसे कि घरों की खिड़कियां या फिर ऐसे स्थान जहां से कि मच्छर अंदर एंटर कर सकते हैं उनमें जालियां लगी होनी चाहिए जिससे कि मच्छर अंदर ना आ सकें। दूसरी चीज़ कि दोपहर के वक्त जबकि सनरेज ज़्यादा होती हैं वो ठीक टाइम होता है जबकि मच्छर नहीं होते, लेकिन इवनिंग और मॉर्निंग के समय में यदि आप बाहर निकलते हैं तो हमें हमेशा फुल स्लीव्स के कपड़े पहनने चाहिए, स्पेशली गर्मियों के टाइम में जब मच्छरों का प्रकोप बहुत ज़्यादा होता है। इसके अलावा आजकल मार्केट में बहुत अच्छे अच्छे मस्कीटो रेपेलेंट्स भी उपलब्ध हैं, तो उनका भी प्रयोग गर्मियों के समय में या बरसात के समय में जबकि ज़्यादा मच्छर होते हैं किया जाना चाहिए ताकि मच्छर दूर रहें। इसके अलावा कहीं पर भी पानी इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए, यदि पानी कहीं पर इकट्ठा होता भी है तो उसका निकासी का प्रबंध कराना चाहिए, और घर में भी जैसे कूलर या टायर्स आदि में जो पानी इकट्ठा हो जाता है उसको भी निकालना चाहिए। बच्चों अब हम वायरस से होने वाली नेक्स्ट बीमारी पढ़ेंगे जो कि जिसका नाम है एड्स, जो कि किस वायरस से होती है, HIV वायरस से। HIV मीन्स ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। बच्चों ये वायरस जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं इस तरह से ह्यूमन बॉडी को अपनी लास्ट स्टेज में आकर के पूरी तरह से कवर कर लेता है। कवर मीन्स उस बॉडी के सारे जो भी सेल्स होते हैं, जो भी प्रोटेक्टर्स होते हैं, उन सबको ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि ख़त्म कर देता है और उस पर पूरी तरह से अपना जो है संक्रमण का एक जाल सा बना करके फैला देता है। अब हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल में समझेंगे। तो बच्चों HIV वायरस यानी ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, और इस वायरस से होने वाली बीमारी का नाम है एड्स यानी एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, और ये होता है HIV इन्फेक्शन की लास्ट स्टेज में आकर के। ठीक है, अब हम समझेंगे कि इसके सिम्टम क्या हैं और इससे किस प्रकार से बचा जा सकता है। तो बच्चों ये जो है इसको हम दर्शाते हैं एक रेड रिबन से, रिबन को क्रॉस करके दिखाया जाता है, तो ये इसको एक दर्शाने का एक चिन्ह होता है जिसके द्वारा इसको व्यक्त किया जाता है। ठीक है, तो बच्चों अब हम देखेंगे इसके बारे में होता किस प्रकार से है। बच्चों ह्यूमन बॉडी के अंदर व्हाइट और रेड ब्लड सेल्स पाए जाते हैं, जिसमें से जो HIV वायरस होता है ये हमारी बॉडी के अंदर व्हाइट ब्लड सेल्स के अंदर भी स्पेसिफिकली जो CD4 सेल होते हैं उस पर अटैक करता है। तो बच्चों इसका पता नहीं चलता शुरुआत में, मतलब 0 स्टेज जो होती है वो हार्डली 2 हफ्ते से लेकर के 6 हफ्ते तक की होती है। इसमें सिम्टम आते हैं वायरल फीवर जैसे, तो उसका पता बिल्कुल नहीं चलता, वायरल फीवर रहता है और कुछ दिन में ठीक हो जाता है। उसके बाद इसकी फर्स्ट स्टेज जो आती है उसमें ये रहती है लगभग 7 से 8 साल तक। ये स्टेज बहुत लंबी होती है और इसमें जो HIV वायरस होते हैं उनकी संख्या धीरे धीरे बढ़ने लगती है बॉडी के अंदर, और इसकी संख्या बहुत तेज़ी से नहीं बढ़ती इस वाली स्टेज में। बस इसमें ये होता है कि बॉडी के अंदर वीकनेस बहुत आने लगती है, मीन्स भूख ना लगना, वजन में कमी, और ज्वर यानी बुखार और थकान महसूस होना, और छोटी छोटी दूसरी बीमारियां भी होने लगती हैं जिनसे लड़ने की क्षमता मनुष्य के शरीर में बहुत ही कम होने लगती है। मीन्स इंसान जो है वो बहुत ही वीक फील करने लगता है और उसके अंदर निमोनिया या फिर त्वचा का कैंसर होने के भी बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं इस वाले स्टेज के अंदर। उसके बाद आती है इसकी सेकेंड स्टेज।
तो बच्चों सेकेंड स्टेज के अंदर होता ये है कि जो वाइट टू ब्लड सेल्स के अंदर जो CD4 सेल होती हैं जिस पर ये अटैक करता है, उन वाले सेल्स की संख्या अब यहाँ पर कम होनी शुरू हो जाती है, और जो HIV वायरस होता है उसकी संख्या यहाँ पर बहुत तेजी से बढ़ने लगती है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है कि जो CD4 सेल होते हैं उनकी संख्या 400 से 1500 तक के बीच की होती है ना हमारी बॉडी में, तो वो संख्या 400 से नीचे तक आने के भी चांसेस रहते हैं, बहुत ज़्यादा गिरने लगती है। और जो HIV वायरस होते हैं उनकी संख्या लगभग 20 लाख से भी ऊपर पहुंचने लगती है। तो इस तरीके से पूरी बॉडी पर एक अपना जाल सा फैला लेता है और इंसान की जो किसी भी रोग से लड़ने की क्षमता है उसको लगभग जीरो कर देता है। ठीक है, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि CD4 सेल्स को कह सकते हैं कि जो हमारी बॉडी में एक सैनिक का काम करते हैं, यानी किसी भी बीमारी का अटैक जब हमारे ऊपर होता है, किसी भी वायरस या प्रोटोजोआ या किसी भी जीवाणु का, तो ये जो सेल्स होते हैं हमें बचाते हैं उससे। बट जो HIV वायरस होता है वो CD4 सेल्स को लगभग खाना शुरू कर देता है। और बच्चों थर्ड स्टेज में आकर के जब मनुष्य बिल्कुल ही किसी बीमारी से लड़ने की क्षमता तो दूर, जबकि वो बहुत ही गंभीर बीमारियों से जैसे कैंसर जैसी बीमारी से भी घिर जाता है, तब जाकर के यानी थर्ड स्टेज में इसका पता चलता है। और थर्ड स्टेज में ही टेस्ट कराने पर पता लगता है HIV पॉजिटिव। उसी स्टेज में आकर के जो टेस्ट है उसमें इसका रिजल्ट आता है। जिस टेस्ट से इसकी जानकारी होती है कि जो इंसान है वो HIV पॉजिटिव है, उस टेस्ट का नाम है ELISA, ELISA। ठीक है, तो बच्चों HIV को लाइलाज बीमारी कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है, इसका कारण है, यदि हम जनरल भाषा में बात करें तो HIV वायरस जो है वो टाइम टू टाइम अपना रूप बदलता रहता है। मतलब जब तक उसकी वैक्सीन आती है तब तक वो किसी और रूप में पहुंच चुका होता है, तो इसीलिए ये आज तक भी एक लाइलाज बीमारी बना हुआ है। तो अब हम समझेंगे एड्स के सिम्टम्स। अर्लियर स्टेजेस में एड्स के क्या क्या सिम्टम होते हैं। तो इसमें बच्चों भूख लगना बिल्कुल बंद हो जाता है, नींद नहीं आती, फीवरिश फील होता है, वीकनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है, और बॉडी के अंदर एक अल्सर जैसे से भी होने लगते हैं, और बॉडी पर चकत्ते निकल जाते हैं, थ्रोट इन्फेक्शन, इस तरीके के बहुत सारे सिम्टम्स हैं जो कि स्टेज एड्स के होते हैं। बट ये शुरुआती स्टेजेस में होते हैं और बाद में आकर के ये एक गंभीर समस्या बन जाता है। अब हम समझेंगे कि एड्स किन किन कारणों से होता है। तो बच्चों सबसे मेजर जो कारण है इसका वो है संक्रमित सुई या सिरिंज का प्रयोग करने से। मीन्स जो सिरिंज एक संक्रमित व्यक्ति पर इस्तेमाल की गई है, यदि वही सिरिंज एक स्वस्थ व्यक्ति पर प्रयोग की जाती है तो वो व्यक्ति भी संक्रमित हो जाता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जो भी सिरिंज आप प्रयोग कर रहे हैं वो बिल्कुल साफ और नई होनी चाहिए। ब्लड लेने से, मीन्स जब भी एक संक्रमित व्यक्ति का ब्लड एक स्वस्थ व्यक्ति को दिया जाता है तो उससे भी एड्स जो है वो हो जाता है। इसीलिए ब्लड जो है लेने से पहले उसकी जांच जरूर करा लेनी चाहिए कि व्यक्ति कहीं एड्स या किसी अन्य गंभीर बीमारी से संक्रमित तो नहीं है। इसके अलावा नशीली दवाइयों का इस्तेमाल करने से, नशीले दवाइयों के इंजेक्शन लेने से भी एड्स होता है। रेजर और ब्लेड यदि किसी संक्रमित व्यक्ति के किसी स्वस्थ व्यक्ति द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं तो उससे भी एड्स होने का बहुत ज़्यादा खतरा बना रहता है। अब बच्चों हम पढ़ेंगे कि एड्स के जो मिथ्स सोसाइटी में फैले हुए हैं, जबकि उनसे एड्स नहीं होता, बट ये एक मिथ बनी हुई है कि इन कारणों से एड्स होता है। अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों एड्स जो होता है वो कभी भी किसी संक्रमित व्यक्ति की कोई भी प्रयोग में लाई गई वस्तु को दोबारा से यूज करने पर नहीं होता। मीन्स यदि कोई व्यक्ति जो कि एड्स पॉजिटिव है उसका कोई भी सामान जो उसने यूज किया है किसी स्वस्थ व्यक्ति द्वारा यूज किया जाता है तो स्वस्थ व्यक्ति को एड्स नहीं होता है। जैसे कि उसका टेलीफोन या फिर बुक्स, पेन, टाइपराइटर, पेपर या कुछ भी इस तरीके की कोई भी चीज जो उसने छुई है उसे छूने से संक्रमण नहीं फैलता। हाथ मिलाने से, आसपास खड़े होने से या उसके कपड़े पहनने से भी एड्स नहीं होता, या किसी सेम ऑफिस में काम करने से या आसपास बैठने से भी एड्स नहीं होता है। जबकि ये बहुत गलत धारणा हमारे सोसाइटी में बनी हुई है कि इन सब चीज़ों से एड्स होता है, जबकि ऐसा नहीं है। HIV का जो वायरस होता है वो हवा से भी नहीं फैलता,
मतलब जो संक्रमित व्यक्ति है यदि वो हवा में खांसता या छींकता है और उसी हवा में कोई स्वस्थ व्यक्ति सांस ले लेता है तो वहाँ वो व्यक्ति एड्स से संक्रमित नहीं होगा। ठीक है। इसी तरह से यदि मक्खी मच्छर किसी संक्रमित व्यक्ति को काटने के बाद स्वस्थ व्यक्ति को काटते हैं तो उनको भी एड्स का संक्रमण नहीं होता। जो एड्स का संक्रमण किन किन कारणों से होता है और किन से नहीं होता ये हमें पता होना चाहिए।